हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएल टीजी 2, यूपी आर्बिटल टीजी 2 या फिर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन यानी आईटीआई के थ्रू आप जितने भी एग्ज़ाम आप देते हो उन सब के लिए प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में आपके 50+ क्वेश्चन रहेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि इसका आंसर ये क्यों है। ठीक है, ये सब पूरा डिटेल में समझेंगे। आपको इससे और भी नए क्वेश्चन मिलेंगे और उनका आंसर मिलेगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन अगर डिस्कस करें तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डायोड के दो महत्वपूर्ण विवरण हैं। कोई डायोड है, डायोड के दो महत्वपूर्ण विवरण कौन कौन से हैं? रिसाव धारा और संतृप्त धारा, या फिर आईएस और अग्रिम धारा, अग्रिम मतलब फॉरवर्ड करंट, या फिर पीआईवी और आईएस, या फिर पीआईवी और फॉरवर्ड करंट। ठीक है, ये इतना है आपको। तो डायोड के दो महत्वपूर्ण विवरण जिसको आप नॉर्मली कैलकुलेट करते हो और पढ़ते हो। देखिए, कोई भी डायोड होगा, डायोड का सिंबल आपको पता है कि इस तरीके का सिंबल बना होता है। इधर होता है उसका एनोड और इधर होता है कैथोड। और जो डायोड में करंट फ्लो होती है वो सिर्फ एनोड से कैथोड फ्लो होती है, जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। यानी कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होगी उसी करंट को फॉरवर्ड करंट बोलते हैं। और यह तब फ्लो होती है जैसे ये पी सिरा होता है डायोड का और ये एन सिरा होता है। पी को हम जोड़ते हैं पॉजिटिव से, एन को जोड़ देते हैं निगेटिव से, तब जाके हमारी फॉरवर्ड करंट फ्लो होती है किसी डायोड में। ठीक है, तो फॉरवर्ड करंट होना जरूरी, क्योंकि डायोड जब रिवर्स बायस में होता है तो वहाँ पे रिवर्स बायस करंट जो होती है वो क्या होती है? जीरो होती है। रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती, कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो दो इम्पोर्टेंट जो टर्म हैं, जो विवरण हैं, वो आपके हैं पीआईवी और मतलब कि फॉरवर्ड करंट। ठीक है, तो पीआईवी क्या है? ये आपका होता है पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज। और पीक इनवर्स वोल्टेज आपका जो होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज यानी अधिकतम वोल्टेज होता है। किसी भी सप्लाई का अधिकतम वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज नहीं, मैक्सिमम वोल्टेज होता है। और एक डायोड में बात करें तो ईएम जो होता है ये क्या होता है? पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। अब वो डिपेंड करता है कि डायोड से आपने रेक्टिफायर डिजाइन किया। अब रेक्टिफायर आपका मतलब कि हाफ वेव है कि फुल वेव है या फिर ब्रिज रेक्टिफायर है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो कितना होगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दिए गए चित्र में दर्शाए गए ट्रांसफार्मर के लिए वीएम का मान होगा। तो ये जो फिगर आपको दिखाया गया है इसमें आपसे पूछ रहा है इस वीएम की वैल्यू को, कि इस वीएम का वैल्यू कितना होगी। ठीक है, तो आपको इसमें अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ वीएम की वैल्यू बताना है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें ये 10 वोल्ट आपको दिखाया गया है। अब ये 10 वोल्ट जो है, एक बता सकते हो कि मतलब वीएम, वीएम मतलब क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू, वोल्टेज का मैक्सिमम मान बताना है आपको। ठीक, तो वोल्टेज का मैक्सिमम मान अगर आपको बताना है तो वीएम आपका जो है ये मैक्सिमम मान है। जबकि ये जो 10 वोल्ट दिया है ये आपका आरएमएस वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू में कोई संबंध होता होगा, कोई रिलेशन होता होगा। तो रिलेशन अगर आपको याद है तो फिर आसानी से कर सकते हो। रिलेशन क्या होता है? वी एम बराबर अंडर रूट 2 गुणे वी आर एम एस, ये फॉर्मूला होता है जब हम मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। किसके फॉर्म में? आरएमएस वैल्यू के फॉर्म में। तो वी एम बराबर अंडर रूट 2 वी आर एम एस होता है। ठीक है, तो अंडर रूट 2 का मान कितना होता है? इसका मान होता है 1.414 गुणे वी आर एम एस आपको दिया है 10 वोल्ट, ये हमने रख दिया। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव यहाँ है, अब यहाँ आ जाएगा, यानी 14.14 वोल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो जो सही आंसर होगा मतलब कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि आईसी 555 की प्रचालन वोल्टता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईसी 555 अगर आप यूज कर रहे हो तो उसकी प्रचालन वोल्टता कितनी होती है? 3 से 10 वोल्ट, 1 से 5 वोल्ट, -5 से +5 वोल्ट, या फिर +5 से 15 वोल्ट डीसी। ठीक है,
तो देखिए IC 555 जो होती है इसके लिए जो सप्लाई हमको चाहिए वो क्या होती है, DC होती है। ठीक, उसके लिए क्या होगी, DC। उसके लिए आपको जो वोल्टेज चाहिए होता है वो +5 वोल्ट टू +15 वोल्ट, यानी +5 से लेके +15 वोल्ट तक होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एक ब्लॉकिंग दोलित्र यानी एक ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर होता क्या है। ज्या तरंग दो मतलब कि ऑक्सीलेटर, या फिर वर्गाकार तरंग दोलित्र, या आरादंत तरंग दोलित्र, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा। एक ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर होता क्या है। ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर होता है आपका सॉ टूथ आरादंत तरंग दोलित्र, यानी सॉ टूथ हम बोलते हैं इसको इंग्लिश में कि सॉ टूथ ऑक्सीलेटर। तो सॉ टूथ ऑक्सीलेटर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लॉकिंग ऑक्सीलेटर बोलते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि वह दोलित्र परिपथ जो ज्ञात तरंग संकेत को वर्गाकार तरंग में परिवर्तित करने के लिए बनाया जाता है क्या कहलाता है। यानी एक ऐसा ऑक्सीलेटर है जो कि क्या करेगा कि साइन वेव है उसको किस में बदल देगा, वर्गाकार यानी कि स्क्वायर वेव में बदल देगा। तो फिर वह वाला मतलब जो है वो मतलब कि कौन सा दोलित्र होगा, सिमिट ट्रिगर, ब्लॉकिंग दोलित्र, मल्टी वाइब्रेटर, या फिर विंड ब्रिज, कौन सा होगा आपसे करेक्ट पूछ रहा है। देखिए सिमिट ट्रिगर, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि सिमिट ट्रिगर जो होता है, सपोज इसका इनपुट जो होता है ये होती है साइन वेव होती है इसकी इनपुट, और इसके आउटपुट में क्या मिलता है, इसके आउटपुट में मिलता है स्क्वायर वेव। इसके आउटपुट में क्या मिलता है, स्क्वायर वेव। तो याद रखिएगा कि एक सिमिट ट्रिगर जो होता है ये क्या करता है, साइन वेव को बदल देता है किसमें, स्क्वायर वेव में। क्लियर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि संपूर्ण वायरिंग करने के लिए यह डायग्राम खींचना संभव नहीं है, किंतु ग्राहक को दिखाकर सहमति पाने के लिए इसे खींचा जाता है। यानी देखिए कि किसी भी चीज़ की अगर आप वायरिंग कर रहे हो तो उसका अगर आप डायग्राम खींच देते हो तो उससे वायरिंग थोड़ी ना हो जाएगी। तो बहुत खास ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको कस्टमर को दिखाना पड़ेगा कि हाँ देखो इस तरह से डायग्राम खींचा गया। तो उस डायग्राम को बोला क्या जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है कि उस डायग्राम को जो हम खींचते हैं कस्टमर को दिखाने के लिए कि आपका ऐसे ऐसे बनेगा, उस डायग्राम को बोलते क्या है। लेआउट डायग्राम, इंस्टॉलेशन डायग्राम, सर्किट डायग्राम, वायरिंग डायग्राम, क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए जो हम डायग्राम खींचते हैं कस्टमर को दिखाने के लिए उसको हम बोलते हैं इंस्टॉलेशन डायग्राम। ठीक है, इंस्टॉलेशन डायग्राम। क्लियर है। ये पॉइंट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि किस प्रकार की लूपिंग विधि वायरिंग करने में कम तार का उपयोग करती है। यानी कि कौन सी लूपिंग विधि है जिसमें कम तार का प्रयोग होता है, आपको वायरिंग करना है। तो कौन सा है, स्विच और सीलिंग रोज से लूप बाहर निकालना, स्विच और सीलिंग रोज से लूप बाहर निकालना, या फिर अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला है कि स्विच को लूप बाहर निकालना, 3 प्लेट वाली सीलिंग रोज से लूप बाहर निकालना, जंक्शन बॉक्स से लूप बाहर निकालना। तो देखिए करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी है कि 3 प्लेट वाली सीलिंग रोज से लूप बाहर निकालना। ठीक है, 3 प्लेट की जो आपकी सीलिंग रोज है उससे लूप को क्या कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो वह वाली जो वायरिंग होगी आपकी बहुत ही सस्ती होगी, बहुत ही सस्ती होगी। क्लियर। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भविष्य में होने वाली किसी समस्या से निपटने के लिए वायरिंग में आकलन करते समय सामान्यतः कुल कीमत की एक अतिरिक्त राशि जोड़ दी जाती है, वो जो कि होती है। अब देखिए कभी भी हम क्या करते हैं कि भविष्य में मान लीजिए कि कोई वायरिंग आपने किया है तो उसका खर्चा कुछ ना कुछ होगा। तो उस समस्या से निपटने के लिए हम वायरिंग में ही उसको जोड़ देते हैं ताकि आपको कोई समस्या हो। जैसे कि आप कहीं मान लीजिए कि कोई पॉइंट बताएं, उसमें से कभी मान लो कि आपको एक पॉइंट बल्ब का बाद में हो सकता है कि आप निकाल लो। ठीक है, बल्ब का पॉइंट या फिर पंखे का पॉइंट बाद में आप निकालो। तो उस समस्या को मतलब कि बचने के लिए हम पहले ही उस पॉइंट को निकाल देते हैं ताकि इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़े तो कम से कम हम डायरेक्ट बस पॉइंट निकाले रहेंगे तो वहाँ से हम कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो
उस जो पॉइंट निकाला जाता है उसकी कीमत कितनी हम लगाते हैं, जो अतिरिक्त पॉइंट निकालते हैं उसकी कीमत हम कितनी जोड़ देते हैं। तो उसकी कीमत हम जोड़ते हैं क्या 3% या 5%, यही दोनों सही होगा कि करेक्ट कौन सा होगा? तो करेक्ट होगा आपका 5%। क्लियर है? पॉइंट याद रखिएगा कि करेक्ट कितना होगा, 5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, केबलों की धारा मतलब कि धारा क्षमता BIS रेगुलेशन में किसी निश्चित तापक्रम पर वर्णित होती है। वर्णित निश्चित तापक्रम होता है। अब देखिए जो केबलों में धारा होती है तो BIS के अनुसार उसकी जो रेगुलेशन है उसको एक टेम्परेचर मतलब बनाया गया है कि इस टेम्परेचर पर इसको रखना है। तो टेम्परेचर का मान कितना है यही आपसे पूछा जा रहा है। तो जो टेम्परेचर है वो होता है आपका 40 डिग्री सी। कितना होता है? 40 डिग्री सी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि बहुमापी यानी मल्टीमीटर में क्या होता है। मल्टीमीटर आपके पास होगा, आपने अगर मल्टीमीटर देखा होगा तो मल्टीमीटर आपके पास मल्टीमीटर मतलब उससे बहुत सारी चीज़ें मेज़र कर सकते हैं। तो हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों का मतलब क्या है कि करंट मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं और रजिस्टेंस। तीन यही आपकी इंपॉर्टेंट है और इन्हीं तीनों को हम किससे मेजर करते हैं? मल्टीमीटर से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वोल्ट मीटर, अमीटर और ओम मीटर। इन तीनों चीज को हम मेजर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी निम्नतम प्रतिघात, ठीक है, किसी निम्नतम प्रतिघात के आर पार वोल्टता मापने के लिए बहुमापी की अपेक्षा VT/VM अधिक विश्वसनीय होता है, क्यों? ठीक है, तो हम VT/VM को अधिक विश्वसनीय अधिक देते हैं, इससे हमें क्या मतलब कि इसका क्या राज है, क्या कारण है कि इसको हम बहुत ज़्यादा मानते हैं? तो इसकी सुग्राह्यता जो होती है उच्च होती है। ये करेक्ट है कि VT/VM की जो सुग्राह्यता होती है वो उच्च होती है। यह उच्च अपघात प्रस्तुत करता है। ठीक है, यह उच्च अपघात प्रस्तुत करता है, ये भी आपका करेक्ट है। यह मापी गई वोल्टता को परिवर्तित नहीं करता। तो VT/VM जो होता है, ठीक है, यह जो वोल्टता आपने मेजर कर लिया उसको कभी भी परिवर्तित नहीं होने देता, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि प्रेरण प्रकार का एकल फेज ऊर्जा मापी होता है। तो इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर आपसे पूछा गया है जो कि सिंगल फेज का है। ठीक है, जो आप घर पे लगाते हो वो क्या होता है? एक एम्पियर घंटा मापी, एक वास्तविक वोल्ट घंटा मापी, एक वाट मापी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होता है कि जो आप एकल फेज एनर्जी मीटर होता है वह बेसिकली एक वास्तविक वोल्ट घंटा मापी यानी वोल्ट एम्पियर मेजरमेंट करने वाला होता है। एनर्जी मीटर क्या होता है? एक वास्तविक वोल्ट घंटा मापी होता है। ठीक है, किलो वोल्ट एम्पियर आप कह सकते हो। ठीक है, वोल्ट एम्पियर हम इससे मेजर करते हैं एनर्जी मीटर से, ये बात आपको याद रखनी है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वाट मापी नाप सकता है। वाट मापी मतलब जिससे वाट का मेजर करते हो। वाट का मतलब क्या? पावर का। वाट का मतलब किसका? पावर का मेजरमेंट करते हैं। तो पावर का मेजरमेंट करने के लिए आप मतलब एक वाट मापी है जो पावर तो मेजर करता है, लेकिन कौन सी? एसी या केवल डीसी या फिर एसी और डीसी या फिर डीसी शक्ति और डिस्टिकरण के पश्चात एसी शक्ति, किसको मेजर करता है? क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो आपका वाट मापी होता है वो एसी को भी मेजर करता है एंड डीसी को भी मेजर करता है। यानी दोनों की पावर को मेजर करने के लिए हम लोग वाट मापी का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि क्षतिपूरक वेष्टन यानी कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का कार्य है को उदासीन करना। अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग का जो कार्य है वो किस चीज को उदासीन करता है? ठीक, तो देखिए जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो किस चीज को आपका उदासीन करता है? क्या दिक् परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पादित प्रतिघाती वोल्टता को, ठीक है, दिक् परिवर्तन के फलस्वरूप यानी कि कम्यूटेशन का प्रोसेस हो जाने के बाद जो आपका प्रतिघाती वोल्टता यानी कि रिएक्टेंस वोल्टेज जो बनता है उसी को कम करता है, या फिर आर्मेचर प्रतिक्रिया के पार चुंबकन प्रभाव को। यानी देखिए आर्मेचर प्रतिक्रिया दो तरह की होगी, एक होता है पार चुंबकन प्रभाव, एक होता है डिमैग्नेटाइजेशन यानी विचुंबकन प्रभाव। तो दोनों में से
जो आर्मेचर रिएक्शन हो रहा है उसमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करता है आपका कौन सा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। या फिर हम अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है कि आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर प्रक्रिया की विचुम्बकन प्रभाव यानी डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है यह डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करता है, यानी उदासीन करने के लिए हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का इस्तेमाल करते हैं, किसको, विचुम्बकन प्रभाव को। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है वो श्रेणी में जुड़ी होती है किसके संग, आर्मेचर के संग। किसके संग, आर्मेचर के संग श्रेणी में जुड़ी होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला है कि सभी डीसी जनरेटरों के आर्मेचर में उत्पादित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होता है जब। अब देखिए, जब कोई भी डीसी जनरेटर है उसके आर्मेचर में उत्पादित विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा जब चुंबकीय पुंज की परिवर्तन दर न्यूनतम होगी, चुंबकीय पुंज की परिवर्तन दर अधिकतम होगी, चालकों में से गुजरने वाला पुंज अधिकतम होगा, चालकों में से गुजरने वाला पुंज न्यूनतम होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर आपको बताना है। तो वो आंसर आपका होगा कि जो चुंबकीय फ्लक्स है, ठीक है, जो चुंबकीय फ्लक्स यानी चुंबकीय पुंज में जो परिवर्तन की दर होगी वो अगर अधिकतम हो जाए तो फिर आपका जो उत्पादित विद्युत वाहक बल है वो अधिकतम हो जाएगा। कैसे? आपने फैराडे का नियम देखा है, E बराबर एन डी फाई बाई डी टी। अब देखिए, ये जो डी फाई बाई डी टी है ना, ये है कि परिवर्तन, डी फाई बाई डी टी का मतलब क्या, परिवर्तन की दर है। अगर ये अधिकतम होगा, ठीक है, अधिकतम का मतलब कि देखो ये तीर ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये बढ़ रहा है। अगर ये अधिक होगा तो ईएमएफ भी क्या होगा, अधिक होगा। कैसे जाना? क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। अगर ये परिवर्तन की दर इसकी बढ़ेगी तो फिर ईएमएफ भी बढ़ेगा, जो आर्मेचर में इंड्यूस्ड हो रहा है, उत्पादित हो रहा है। अब उसके बाद कभी कभी पूछा जाता है कि जो सभी डीसी जनरेटर होते हैं, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, डीसी जनरेटर के आर्मेचर में जो उत्पादित विद्युत वाहक बल होता है वह डीसी होता है कि एसी होता है। इससे क्या होता है कि जब आप डीसी जनरेटर देखते हो तो आप, बहुत लोग मैक्सिमम ये करके चले जाते हैं कि डीसी जनरेटर है तो डीसी ही होगा। क्लियर है? डीसी जनरेटर है तो डीसी होगा, लेकिन नहीं, कोई भी मशीन हो उसके आर्मेचर में इंड्यूस्ड वोल्टेज जो होगा वो हमेशा क्या होगा, एसी होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, कि डीसी मशीन के आर्मेचर में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो क्या होगा, एसी होगा। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि दिक् परिवर्तन यानी कम्यूटेशन प्रक्रिया को सुधारने के लिए प्रयोग की जा सकने वाली विधि है। यानी कम्यूटेशन, कम्यूटेशन क्या है कि एसी को डीसी में बदलना, एसी टू डीसी में कन्वर्ट करना, एक कम्यूटेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो दिक् परिवर्तन की प्रक्रिया को सुधारने के लिए हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं, ब्रश प्रतिरोध विधि, दिक् परिवर्तन खंडों की संख्या घटाना, इसके लिए आर्मेचर कुंडली में लपेटों की संख्या घटाना, या फिर दिक् परिवर्तन प्रभाव के अंतर्गत लघु परिपथ हुई कुंडली में विपरीत स्वभाव का विद्युत वाहक बल पैदा कर प्रतिघाती वोल्टता को उदासीन करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है, क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, कोई नहीं है। ठीक है, इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, कम्यूटेशन प्रक्रिया को सुधारने के लिए हम ये सारा कोई भी प्रोसेस नहीं करते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है डीसी मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित की जा सकती है। अब डीसी मोटर के घूमने की दिशा आपको परिवर्तित करना है तो कैसे कर सकते हैं, आपूर्ति संयोजनों को विपरीत करके, आर्मेचर तथा क्षेत्र संयोजनों को इंटरचेंज करके, आर्मेचर और क्षेत्र संयोजनों को क्या कर देंगे, इंटरचेंज, या फिर क्षेत्र परिपथ में एक प्रतिरोध जोड़कर, या फिर आर्मेचर अथवा क्षेत्र संयोजनों को विपरीत करके। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि डीसी मोटर के घूमने की दिशा अगर आपको परिवर्तित करनी है तो आपको चाहे तो आर्मेचर के घूमने की दिशा बदलनी पड़ेगी, या फिर फील्ड के मतलब जो कनेक्शन है उसे चेंज करना पड़ेगा। दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन दोनों में से अगर दोनों कर देंगे तो फिर ये प्रोसेस नहीं होगा,
ये याद रखिए कि डीसी मोटर के घूमने की दिशा नहीं बदलेगी जब दोनों एक साथ चेंज कर देंगे। दोनों में से किसी एक को ही हमें चेंज करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि डीसी मोटर जो जिस दिशा में घूम रहा था, अगर मतलब घड़ी की दिशा में घूम रहा है तो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमने लगेगा। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, भार रहित अवस्था में श्रेणी मोटर की घूर्णन गति होती है। अब देखिए श्रेणी मोटर की भार रहित अवस्था, भार रहित का मतलब कि उस पर कोई भी भार ना हो। ठीक है, भार रहित मतलब क्या, उस पर कोई भी भार ना हो। तो जो श्रेणी मोटर है उसके घूमने की दिशा क्या होगी, 0, 3000 आरपीएम, 3600 आरपीएम या फिर अनंत। अब देखिए श्रेणी मोटर है तो एन जो होता है एन प्रोपोर्शनल 1/5, और फाई जो होता है ये आपका डायरेक्टली लोड करंट होती है आईए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा कि आर्मेचर करंट जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्लक्स के सीरीज मोटर में, क्योंकि इसमें फील्ड करंट भी सीरीज में होती है। तो जैसे ही हमारे पास कोई लोड नहीं है, भार रहित की बात की गई, कोई भार नहीं है, इसका मतलब है कि ये वाली करंट जो होगी ये क्या हो जाएगी, जीरो। अगर ये वाली करंट जीरो हो गई तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। और फ्लक्स और स्पीड एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर आपने ये देखा होगा सूत्र कि P φ/ZN/60A। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल बन जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर ये फाई आपका जीरो है तो स्पीड जो होगी वो क्या होगी, इतनी स्पीड मतलब कि बहुत ही डेंजरस स्पीड हो जाएगी, यानी अनंत स्पीड हो जाएगी। तो सही जो उत्तर होगा वो होगा अनंत होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनुपस्थित हो तो। अब देखिए एक डीसी मोटर है उसमें जो विरोधी विद्युत वाहक बल यानी ईबी अनुपस्थित का मतलब कि जीरो हो तो क्या होगा, मोटर अति तीव्र घूर्णन गति पर चलेगा, मोटर अति निम्न घूर्णन गति पर चलेगा, मोटर जल जाएगी, मोटर चलेगी ही नहीं, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात हो रही है। तो देखिए जब हमारे पास ईबी का मान क्या होगा, जीरो, ध्यान से सुनिएगा, ईबी का मान क्या हो, जीरो है, तो उस कंडीशन में जो हमारी करंट होगी आईए बराबर होता है वी माइनस ई बी बटे आर ए, ये होता है फॉर्मूला। अब ई बी आपने रख दिया जीरो तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, वी बटे आर ए। तो उस कंडीशन में जो आपकी आई ए मिलेगी वो आपको मिलेगी ज़्यादा। ठीक है, उस कंडीशन में जो आई ए मिलेगी वो क्या मिलेगी आपको, ज़्यादा। कैसे ज़्यादा मिली, क्योंकि जब वी माइनस ई बी था तो अगर ई बी की वैल्यू कुछ होती तो वी में से घट के कुछ वैल्यू कम हो जाती। जैसे एक चीज़ आप समझिए, मैं मान लेता हूँ, सपोज आपका वी जो था वो 200 वोल्ट था और ई बी जो था वो 150 वोल्ट था, इतना था। ठीक, तो जो आई ए निकालेंगे हम वी माइनस ई बी से, वी माइनस ई बी मतलब 200 में से 150 जाएगा तो 50 ही बचेगा। मान लो आर ए जो था वो 2 ओम था, तब उस कंडीशन में आपकी 25 एम्पियर फ्लो हो रही है। लेकिन आप समझो कि ई बी का मान अगर आपको जीरो रख दिया जाए तो 200 बटे 2 कितना हो जाएगा, 100 एम्पियर। तो अब जाके 100 एम्पियर फ्लो होगी। इसका मतलब है कि जब हमारे पास ई बी नहीं होगा उस कंडीशन में हमारी करंट बहुत ज़्यादा होगी। जब करंट बहुत ज़्यादा होगी तो आई स्क्वायर आर, ठीक है, जो लॉस होगा ये एक प्रकार से ऊष्मा पैदा करेगा, तो ऊष्मा भी बढ़ जाएगी। जब ऊष्मा बढ़ जाएगी तो मोटर जल जाएगी। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रवर्धक यानी एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर नहीं कर सकता। तो एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर क्या नहीं कर सकता है, एम्पलीफायर जो करता है ट्रांसफार्मर क्या नहीं कर सकता, निर्गत शक्ति की वृद्धि यानी आउटपुट पावर को बढ़ा देता है, निर्गत वोल्टता की वृद्धि, निर्गत धारा की वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो कि ट्रांसफार्मर का काम जो होता है वो पावर को रखना है कांस्टेंट, पावर को क्या रखता है, कांस्टेंट। लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, करंट को भी बढ़ा देता है। ठीक है, जब वोल्टेज बढ़ाएगा तो स्टेप अप, जब करंट बढ़ाएगा तो स्टेप डाउन। यही तो हम बोलते हैं कि वोल्टेज बढ़ा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, करंट बढ़ी तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, या फिर वोल्टेज बढ़ा तो स्टेप अप, वोल्टेज घटा तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यही तो बात होती है ना। और आपको ये भी पता है कि जब आपको पावर कांस्टेंट रखनी है तो V इंटू आई में अगर V बढ़ेगा तो I डेफिनेटली उस साइड का क्या होगा, घटेगा। तो ट्रांसफार्मर का ये प्रॉपर्टी है, जैसे कि 2 वाइंडिंग का ट्रांसफार्मर है तो अगर इधर इस साइड मान लो प्राइमरी मान लेते हैं कि ये जो V होगा अगर इंक्रीज होगा तो यहाँ का I जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, और यहाँ का अगर V कम है तो यहाँ का I जो होगा वो ज़्यादा होगा, जिधर का I ज़्यादा है।
ध्यान से समझिएगा, जिधर का आई ज़्यादा है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि ये मान लो सेकेंडरी है तब, ठीक है। अगर इधर वी ज़्यादा है या फिर वी कम है तब भी आपका क्या है, स्टेप डाउन। वी ज़्यादा है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वी कम मिल रहा है बाद में आउटपुट में तो क्या होता है आपका, स्टेप डाउन मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये काम होता है ट्रांसफार्मर का कि करंट को घटा बढ़ा सकता है, वोल्टेज को घटा बढ़ा सकता है, लेकिन पावर को क्या रखता है, कांस्टेंट। लेकिन एम्पलीफायर ये काम करता है कि ट्रांसफार्मर की तुलना में एम्पलीफायर जो है वो पावर की मतलब आउटपुट पावर को क्या करता है, बढ़ा देता है, निर्गत शक्ति की वृद्धि कर देता है। तो सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला हम देखते हैं। अगला है कि ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त कंजर्वेटर जो होता है वो क्या काम करता है। कंजर्वेटर जो होता है, तेल टैंक के ऊपर स्थापित वायुरुद्ध धात्विक ड्रम होता है, तेल टैंक के नीचे स्थापित वायुरुद्ध धात्विक ड्रम होता है, या फिर अतिभार बचाव युक्ति, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तेल टैंक के ऊपर स्थापित वायुरुद्ध धात्विक ड्रम होता है। ये ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर होता है वो क्या होता है, तेल टैंक के ऊपर स्थापित वायुरुद्ध धात्विक ड्रम होता है एक प्रकार से। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति ट्रांसफार्मर में कोड के निकट वाली वेस्टर्न, यानी कि शक्ति ट्रांसफार्मर में कोड के निकट वाली जो वेस्टर्न मतलब वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, वो है उच्च वोल्टता वेस्टर्न होती है, निम्नलिखित वोल्टता वेस्टर्न होती है। निम्नलिखित का नहीं, ये देखो निम्न वोल्टता वेस्टर्न होती है, ठीक है। 22 का जो करेक्ट मतलब की है वो मतलब ये वाला करेक्ट कर लीजिएगा, ये क्या होगा, ये निम्न होगा, ठीक है, ये निम्न होगा। उसके बाद उच्च या निम्न वोल्टता कोई भी वेस्टर्न हो सकती है, दोनों प्रकार की वेस्टर्न सैंडविच एक साथ मतलब कि एक समान होती हैं। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन को समझिएगा कि एक पावर ट्रांसफार्मर यानी शक्ति ट्रांसफार्मर की बात की गई है। तो जैसे हम जब ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन करते हैं ना, ध्यान से समझिएगा कि जब हम ट्रांसफार्मर की डिज़ाइन करते हैं, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर हमने ऐसे बना लिया, ठीक है, इस टाइप से ट्रांसफार्मर बनाया, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक वाइंडिंग ऐसे लगाते हैं, फिर एक वाइंडिंग यहाँ कोर के पास, फिर कोर से एक वाइंडिंग दूर ऐसे, फिर इधर भी कोर के पास एक वाइंडिंग, इस साइड भी कोर के पास, फिर कोर से दूर वाइंडिंग, ऐसे ऐसे हम वाइंडिंग करते हैं, ठीक है। जब हम ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं तब की बात बता रहा हूँ। तो फिर ये जो कोर के पास वाली वाइंडिंग है ये कौन सी वाइंडिंग होती है, कोर के पास वाली जो वाइंडिंग है जो वेस्टर्न वो कौन सी होती है, तो ये होती है आपकी एलवी वाइंडिंग यानी लो वोल्टेज वाइंडिंग। और जो कोर से दूर होती है वो कौन सी होती है, एचवी वाइंडिंग यानी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अब देखिए कोर के पास हम हमेशा एलवी वाइंडिंग को क्यों रखते हैं, इससे क्या होता है कि जो हमें विद्युत रोधन की ज़रूरत पड़ती है वो थोड़ी सी कम हमें पड़ती है, क्योंकि जब वोल्टेज ज़्यादा होगा तो विद्युत रोधन ज़्यादा लगेगा, वोल्टेज कम होगा तो विद्युत रोधन हमके कम लगाना पड़ेगा। तो इस कोर और इस वाइंडिंग के बीच का जो विद्युत रोधन होता है वह कम हो जाता है, जिससे आपका खर्चा काफ़ी बच जाता है और विद्युत रोधन खराब भी नहीं होता है, क्योंकि विद्युत रोधन जो खराब होता है वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है और वोल्टेज अगर कम है तो विद्युत रोधन आपका खराब नहीं होगा। क्लियर है। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी निम्नलिखित नहीं निम्न होगा यहाँ पे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक उभरे ध्रुव प्रत्यावर्तक के 12 ध्रुव हैं, एक घूर्णन में विद्युत वाहक के चक्रों की संख्या होगी। अब देखिए एक उभरे, ठीक है, एक नॉन सैलिएंट पोल वाला जो अल्टरनेटर है उसमें कितने ध्रुव हैं, 12 ध्रुव हैं, और एक घूर्णन में विद्युत वाहक बल के चक्रों की संख्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का पूछ रहा है कि कितना होगी। अब देखिए एक उभरे ध्रुव प्रत्यावर्तक के 12 ध्रुव हैं, एक घूर्णन में, अब एक घूर्णन की बात की गई है, एक रोटेशन में कितना होगा, तो एक रोटेशन में आपके पास हो जाएगा वो 6, कितना हो जाएगा 6। क्लियर। तो 6 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए इसमें थोड़ा सा संकेत भी क्या दिया है कि 2 ध्रुव वाला प्रत्यावर्तक एक घूर्णन में विद्युत वाहक बल का एक चक्र पूरा करेगा। तो उस हिसाब से बताया गया है कि 2 ध्रुव वाला मान लो एक प्रत्यावर्तक है तो वह घूर्णन को पूरा कितने मतलब कि एक चक्कर में पूरा करता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अगर 12 हैं तो कितना होगा 6 हो जाएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि बड़े आकार के प्रत्यावर्तकों में
यानी बड़े आकार का जो अल्टरनेटर होता है उसमें डैम्पर का प्रयोग करने का उद्देश्य क्या है, डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं बड़े मतलब कि बड़े अल्टरनेटर में। धारा घटाव बढ़ाव को घटाना, वोल्टता घटाव बढ़ाव को घटाना, स्थिरता बढ़ाना, निर्गत विद्युत वाहक बल बढ़ाना। तो डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करने का क्या पर्पज है, क्या कारण क्या है, तो इसका मेन कारण होता है आपकी स्टेबिलिटी मिलती है। सिस्टम आपका क्या होता है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता मिलती है। ठीक है, यानी लोड का जो वेरिएशन हो रहा था, अगर आपने डैम्पर बार यूज कर दिया, डैम्पर वाइंडिंग यूज कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, मतलब कि स्थिरता आपको मिल जाएगी। चलिए अब अगला देखते हैं कि 6 ध्रुव वाले प्रत्यावर्तक के रोटर को एक घूर्णन पूरा करने में वैद्युत अंशों से गुजरना होगा। अब 6 ध्रुव वाले प्रत्यावर्तक के रोटर को एक घूर्णन पूरा करने में वैद्युत अंशों से गुजरना होगा। अब 6 ध्रुव का है तो कितना होगा, यही आपसे पूछा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 है। ठीक है, बताइए कितना होगा। ठीक, तो आपको यही बताना। क्वेश्चन देखिए आसान है कि 6 ध्रुव वाला प्रत्यावर्तक का रोटर है, अब उसको एक घूर्णन पूरा करने में वैद्युत अंशों से कितना गुजरना होगा। तो थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होता है 2 थीटा मैकेनिकल अपान पी। ठीक है, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर 2 थीटा मैकेनिकल बटे पी, यही तो होता है। अब देखिए इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो दो, ठीक है, थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर 2 थीटा मैकेनिकल, अब एक चक्कर पूरा लगाने में थीटा मैकेनिकल कितना बनेगा, अगर थीटा इलेक्ट्रिकल की बात होती तो 360 डिग्री बनता, लेकिन थीटा मैकेनिकल एक चक्कर पूरा लगाने का मतलब कि एक पोल से लेकर दूसरे पोल तक की बात की जा रही है। तो एक पोल से दूसरे पोल तक आने में लगता है आपको 180 मैकेनिकल डिग्री। मैकेनिकल डिग्री कितनी लगेगी, 180। ठीक है, यही तो लगेगी, ध्यान समझिएगा। अच्छा सॉरी, हम फॉर्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा कि कितना होगा आपका। ठीक है, तो थीटा यम इंटू पी बटे 2 होता है। ठीक है, ये थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर, क्योंकि थीटा मैकेनिकल बराबर जो होता है, थीटा मैकेनिकल बराबर 2 थीटा इलेक्ट्रिकल बटे पी होता है। तो फिर थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होता है पी इंटू थीटा यम बटे 2। ठीक है, तो आप जैसे ही निकालोगे तो आपको मिलेगा पी जो होगा आपका कितना है, 6 है, गुड़े गुड़े एक पूरा चक्कर जैसे अब लगा रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक का चक्कर कितना है, 360 डिग्री बनेगा, अपान 2 होगा। तो जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1080 डिग्री, 1080 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि पिंजरा प्रेरण यानी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक बलागुण निम्नलिखित होता है। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का जो प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है, निम्न प्रारंभिक धारा, निम्न प्रारंभिक पावर फैक्टर, निम्न प्रारंभिक धारा, उच्च प्रारंभिक पावर फैक्टर, उच्च प्रारंभिक धारा, उच्च प्रारंभिक पावर फैक्टर, उच्च प्रारंभिक धारा, निम्न प्रारंभिक फैक्टर। तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का आपसे स्टार्टिंग टॉर्क पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होता है कि जो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है उसका प्रारंभिक बलाघूर्ण जो होता है वो हाई स्टार्टिंग करंट और हाई पावर फैक्टर यानी हाई स्टार्टिंग पावर फैक्टर होता है। किसका, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का। क्लियर। चलिए अगला है, यदि कोई 3 फेज मोटर केवल 2 फेजेज पर चलती है तो यह एकल फेजिंग कहलाता है। यह अंततः, अब देखिए क्या है कि कोई भी आपकी 3 फेज की मोटर है केवल 2 फेज पे चले तो उसे हम सिंगल फेजिंग कहते हैं। कोई भार नहीं उठाएगी, जल जाएगी, 3 गुनी गति से चलेगी, दक्षता से कार्य नहीं करेगी। तो नंबर जो 27 है, जो 3 फेज की सप्लाई थी अगर उसको आपने 2 फेज में कन्वर्ट कर दिया, सिर्फ 2 फेज पे काम कर रहे हैं, तो वह जो होगी वो क्या होगी, जल जाएगी, वह मोटर जल जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि स्टार्टर को ऑन करते ही उसकी चुंबकीय कंडक्टर अत्यधिक कंपन करता है, संभावित दोष है। यानी स्टार्टर को अगर आप ऑन करते ही उसका चुंबकीय कंडक्टर अधिक कंपन करे तो संभावित दोष क्या हो सकता है, उसमें क्या दोष है कि उसका जो चुंबकीय कंडक्टर यानी मैग्नेटिक कंडक्ट जो है वो अधिक कंपन करने लगे। तो निम्न बोलता है सिंगल फेजिंग है, उच्च बोलता है संयोजकों के बीच में धूल की उपस्थिति है, निम्न बोलता है संयोजकों के बीच धूल की उपस्थिति है।
क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी निम्न वोल्टता होगी और संयोजक जो कनेक्ट हो रहे हैं उनके बीच में क्या है? धूल आ गई है। उनके बीच में क्या आ गई है? धूल आ गई है। तो करेक्ट आंसर होगा कि स्टार्टर को जब हम ऑन करते हैं उस कंडीशन में जो चुंबकीय कंडक्टर है वो बहुत अधिक कंपन करने लगे, तो क्या मतलब कि कारण हो सकता है, क्या फॉल्ट हो सकता है? तो ये है कि निम्न वोल्टेज होगा और संयोजकों के बीच धूल की उपस्थिति हो जाएगी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है कि सिंक्रोनस मोटर के वी वक्र के मध्य संबंध प्रकट करता है। जो वी वक्र होता है किसके बीच में संबंध प्रकट करता है? ठीक है, आप देखेंगे कि ऐसे बना रहता है आपका वी वक्र, ऐसे ही तो बनता है। तो वी वक्र किसके किसके बीच में होता है? एक्साइटेशन करंट, विद्युत विद्युत मतलब विद्युत वाहक बल, फील्ड करंट और पावर फैक्टर, डीसी फील्ड करंट और सप्लाई वोल्टेज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या होता है? आपको यही बताया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो वी वक्र होता है वो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में होता है। अब ऐसा कोई ऑप्शन में दिया नहीं है आपको, ठीक है, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच में होता है, तो ये कोई ऑप्शन में आपको नहीं दिया है। सॉरी, यहाँ पे होता है आर्मेचर और ये होती है फील्ड करंट। ठीक है, तो इसका ऐसा कुछ नहीं दिया है ऑप्शन में, तो करेक्ट आंसर जो हो जाए वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला है कि जब नो लोड अवस्था और सामान्य एक्साइटेशन में चल रही हो तब सिंक्रोनस मोटर द्वारा लिया गया आर्मेचर करंट होगा। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि जब नो लोड, लोड ही नहीं कोई है अवस्था में और सामान्य एक्साइटेशन में चल रही हो तब सिंक्रोनस मोटर द्वारा लिया गया आर्मेचर करंट होगा। बैक ईएमएफ ईबी का संचालन एक छोटे कोण द्वारा करता है, बड़ा होता है। प्रयुक्त वोल्टेज वी को लैग, मतलब कि वी को यानी जो वोल्टेज है उसको क्या करेगा? लैग करता है एक छोटे कोण पर, या फिर परिणामी वोल्टेज ईआर को 90 डिग्री से लैग करता है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 30 है इसका करेक्ट आंसर होगा कि देखिए अगर नो लोड है, नो लोड है तो नो लोड का मतलब है कि आर्मेचर करंट का मान होगा जीरो। अगर आर्मेचर करंट जीरो है तो जो सप्लाई वोल्टेज होगा वह यानी वी से क्या करेगा? लैग करेगा। मतलब एक छोटे कोण से क्या करेगा? लैग करता है सप्लाई वोल्टेज से। ठीक है, आर्मेचर करंट जो होगी सप्लाई वोल्टेज से थोड़ी सी लैग करेगी। क्लियर है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि यदि कोई कुंडलन स्थिरक के साथ वैद्युत संपर्क स्थापित करती है तो वह कही जाती है। अब कोई कुंडली है स्थिरक के साथ कोई वैद्युतिक संपर्क स्थापित करती तो वह क्या कही जाती है? शॉर्ट सर्किट, खुला परिपथ, बंद, भूयोजित। स्थिरक के साथ 31 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर होगा कि वो क्या हो जाएगी? अर्थ हो जाएगी। ठीक है, जब भी कोई कुंडली स्थिरक के साथ आपकी क्या हो जाए? कनेक्ट हो जाए या फिर इलेक्ट्रिकल संपर्क कोई बन जाए तो वह क्या हो जाएगी? अर्थ में कन्वर्ट, यानी अर्थ हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही अर्थ होता है तो अर्थ में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए अगला है कि एक संधारित्र प्रारंभ प्रेरण चाल एक फेज मोटर के संधारित्र को तुल्य प्रतिघात मान के प्रेरित इंडक्टर से प्रस्थापित कर दिया जाता है। यदि मोटर को आपूर्ति से जोड़ दिया जाए तो वह, और देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि ये एक संधारित्र मतलब कि वाला प्रेरण मोटर है, एक कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर है और सिंगल फेज मोटर को संधारित्र के समतुल्य प्रतिघात से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी सी को कन्वर्ट कर दिए हमने यल से, ध्यान से आप समझो। यानी आपको एक्सी मिलेगा, एक्सी, तो एक्सी को हम कन्वर्ट मतलब कि एक्सएल से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। तो मोटर की आपूर्ति में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? विपरीत दिशा में चलने लगेगी, भार पर चालू नहीं होगी, निम्न धारा आहरित करते हुए निम्न बल आघूर्ण पर चलेगी, चालू हो जाएगी लेकिन भार नहीं लेगी। तो 32 नंबर का जो क्वेश्चन है वो करेक्ट होगा कि भार पर चालू ही नहीं होगी वो। जैसे ही कैपेसिटर हम हटा के इंडक्टर या फिर प्रतिघात लगाएंगे, ठीक है, इंडक्टर लगाएंगे तो वो क्या होगी? भार पर चालू ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कोई टॉर्क नहीं पैदा होगा, उनके बीच में कोई भी टॉर्क पैदा नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि वो चालू ही नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि एक संधारित्र प्रारंभ यानी कि एक कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर का शक्ति गुणक जो होता है वो सामान्यतः कितना हम मान के सकते हैं? तो मतलब कि जब कैपेसिटर लगा देते हैं तो हमारा पावर फैक्टर तो लैगिंग ही हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लीडिंग यूज करते हैं, लैगिंग ही यूज करते हैं। तो वो 0.8 लैग हो जाएगा, 0.8 लैग यानी 0.8 पश्चगामी।
सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कुंडली का वह वंश जो स्टैटर कोड से बाहर रहता है वह क्या कहलाता है? सक्रिय पार्श्वर, निष्क्रिय पार्श्वर, कुंडली तार, अनुपयोगी पार्श्वर। तो क्वेश्चन नंबर 34, यानी देखिए कि कोई भी कुंडली है, कोई भी कॉइल है, तो जो भी स्टेटर कोड से बाहर होगा इसका मतलब वहाँ पे कोई भी ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होगा। लेकिन जो कुंडली स्टेटर कोड के अंदर है उसमें ईएमएफ कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा, लेकिन जो कोड से बाहर है उसमें कोई भी ईएमएफ नहीं होगा। अगर कोई ईएमएफ नहीं होगा तो इसका मतलब है कि वो क्या होगी? निष्क्रिय पार्श्वर होगी। क्या होगी? निष्क्रिय पार्श्वर होगी। अगला देखते हैं, अगला है कि यह एसी वाइंडिंग की किस्म नहीं है। कौन सी एसी वाइंडिंग? ठीक है, एसी वाइंडिंग की किस्म नहीं है। बास्केट वाइंडिंग, सकेंद्री वाइंडिंग, स्किन वाइंडिंग, ग्रामी वाइंडिंग। ठीक है, तो कौन सी एसी वाइंडिंग की किस्म यानी एसी प्रकार की वाइंडिंग नहीं है? कौन सी? क्वेश्चन नंबर 35। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ग्रामी वाइंडिंग एक एसी वाइंडिंग नहीं है, एक ऐसी डीसी वाइंडिंग है। ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि 3 फेज प्रेरण मोटर में 3 वेस्टर्नों के वैद्युत अंश अंतर पर स्थापित की जानी चाहिए। यानी कि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर हैं उनके जो तीनों फेज है, ये मान लो आर फेज है, ये वाई फेज है और ये बी फेज है, तो ये तीनों फेज एक दूसरे से कितने डिग्री पर सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं, वैद्युतीय कितने डिग्री पर रहते हैं? तो ये इलेक्ट्रिकली होते हैं 120 डिग्री पर। कितने पे होते हैं? 120 डिग्री पर होते हैं। तो सही जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन, अगला है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे शीर्ष कंडक्टर कौन सा होता है? तो आप देखेंगे कि हाई वोल्टेज लाइन जो टावर आपने लगा हुआ देखा होगा, कभी कभी आप देखते हैं कि इस तरह से आपने टावर लगा हुआ देखते हैं, ठीक, ऐसे ऐसे टावर है, तो यहाँ से 3 फेज आपका ऐसे जाता है, एक ऊपर से ऐसे तार गया रहता है। तो पूछा गया है कि यही तार कौन सा होता है, यही वाला तार जो है ये कौन सा होता है जो इसे ऊपर लगा हुआ होता है? तो ये तार आपका होता है अर्थ कंडक्टर। ठीक है, जब हम मतलब कि आसमान से बिजली गिरती, बादलों से बिजली गिरती है तो उससे प्रोटेक्शन देने के लिए, उससे सुरक्षा देने के लिए हम लोग अर्थ कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कि एक 66 केवी ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रयुक्त हुए डिस्क इंसुलेटर की संख्या होगी। तो 66 केवी का है तो उसमें कितने डिस्क मतलब इंसुलेटर की हमको रिक्वायरमेंट होगी? तो आपको पता है कि 66 केवी का है और एक डिस्क जो होती है वो डिजाइन की जाती है 11 केवी की, यानी एक डिस्क का जो वोल्टेज रेटिंग होती है कितना होती है? 11 केवी का होता है। तो 66 केवी है तो टोटल 11 केवी का एक है, तो 6 कितने के मतलब कि 66 क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे 11 से तो हमको मिल जाएगा 6। तो कितने डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी? तो 6 डिस्क की हमको ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर है ना? चलिए अब देखते हैं अगला कि डैश से अधिक की वोल्टेज के लिए टाइप इंसुलेटर प्रायः प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में ही मिस्टेक है कि टाइप कौन सा टाइप का इंसुलेटर, क्वेश्चन में ही प्रिंट नहीं हुआ है कि कौन सा टाइप का इंसुलेटर हम इस्तेमाल करते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन में कि 33 केवी के लिए जैसे जो भी मतलब कि अधिक की वोल्टेज के लिए हम टाइप इंसुलेटर यानी सस्पेंशन टाइप आप बोल सकते हो, कोई भी होगा, सस्पेंशन टाइप नॉर्मली हम मान के चलते हैं। तो 33 किलो वोल्ट से ऊपर पिन टाइप जो होता है वो भी आपका समझ जाओ कि 25 केवी या फिर 33 केवी तक यूज करते हैं, उसके ऊपर नहीं यूज करते हैं। तो पिन टाइप तो होगा नहीं, मुझे लगता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर यहाँ पे होना चाहिए था क्वेश्चन को समझने के लिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा अगर सस्पेंशन होगा तो। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर प्रयोग किए जाते हैं। स्ट्रेन टाइप मतलब कि इंसुलेटर तो कहाँ पे? अंतिम छोर पर, मध्यवर्ती एंकर टावरों पर, सीधे जा रहे तारों पर, ए या बी में से कोई भी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी में से कोई भी। यानी कि जो स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है उसको हम अंतिम छोर पर इस्तेमाल करते हैं, ये तो क्लियर है। और मध्यवर्ती एंकर टावरों पर, मध्यवर्ती का मतलब कि कहीं से आपको मान लो टावर ये है, ठीक है, कहीं से आपको ये मोड़ के ऐसे ले जाना, फिर यहाँ टावर लगा हुआ, तो यहाँ पे भी हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा? स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर। चलिए इंसुलेटर के कारण विफल हो सकता है, इंसुलेटर किसके कारण विफल हो सकता है? फ्लैश ओवर के कारण, शॉर्ट सर्किट के कारण, धूल मिट्टी जमाव के कारण या फिर इनमें से कोई भी। तो इंसुलेटर किसके कारण विफल हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए।
सॉरी, ऑप्शन नंबर ए ही नहीं, फ्लैश ओवर, शॉर्ट सर्किट होगा तब भी तो इंसुलेटर खराब हो सकता है, तो शॉर्ट सर्किट से भी हो सकता है, धूल मिट्टी जम गई तब भी खराब हो सकता है, तो इनमें से कोई भी, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, तो 41 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए कि किसी सतह के किसी बिंदु पर प्रदीपन उस सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज्योति फ्लक्स व उसकी इकाई है। अब देखिए, किसी सतह के किसी बिंदु पर प्रदीपन उस सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल से ज्योति फ्लक्स होती है, तो उसकी क्या होगी इकाई, लक्स, ल्यूमेन, कैंडिला, वाट। क्वेश्चन नंबर 42 आपको बताना है करेक्ट आंसर, तो करेक्ट आंसर होगा आपका लक्स। आपको पता है प्रदीपन का यूनिट क्या होती है, लक्स ही तो होती है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, लक्स होगा। चलिए अगला है कि किसी सतह का प्रदीपन है स्रोत से दूरी के प्रत्यक्ष समानुपाती, स्रोत से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, स्रोत से दूरी के वर्ग का प्रत्यक्ष समानुपाती, स्रोत से दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। तो आपको आई थिंक बढ़िया क्वेश्चन है, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि आप किसी भी प्रदीपन का जो मतलब कि प्रदीपन है ये बराबर आप देखेंगे तो आई कॉस थीटा अपान डी स्क्वायर होता है, तो डिस्टेंस के एंटी प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है, और स्क्वायर के दूरी के वर्ग के मतलब कि व्युत्क्रमानुपाती होता है जो प्रदीपन आपका होता है। ठीक है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि जब कोई प्रतिदीप्त दीप छोरों पर गहरा काला हो जाता है तो इसका संभावित अर्थ है कि, क्वेश्चन क्या है कि जब कोई प्रतिदीप्त दीप छोरों पर अधिक गहरा काला हो जाए तो इसका क्या संभावित अर्थ हो सकता है। दीप में गलत जगह गैस भरी है, दीप को बहुत कम चालू किया गया है, स्टार्टर ठीक कार्य नहीं कर रहा है, दीप नया है। तो क्वेश्चन नंबर 44 इसका मतलब होता है कि स्टार्टर ठीक कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, जब भी आपका गहरा काला पड़ जाए कोई दीप, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे स्टार्टर आपका ठीक काम नहीं कर रहा है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है कि उद्दीप्त दीप की तुलना में पूर्व तप्त प्रदीप्त दीप का लाभ क्या है कि, अब देखिए उद्दीप्त दीप की तुलना में पूर्व तप्त प्रदीप्त का लाभ होता है क्या, आपको यही बताना है। क्वेश्चन नंबर 45, तो 45 का करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, यह समांतर दीर्घ आयु वाला होता है। समांतर कौन सा होगा, दीर्घ आयु वाला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि बैटरी आवेशक यानी बैटरी चार्जिंग उपकरण इन्वर्टर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का आकार निर्भर करता है। तो बैटरी आवेशक बैटरी चार्जिंग में जो इन्वर्टर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर होता है उसका आकार किस चीज़ पर निर्भर करता है, बैटरी की अवशोषण वोल्टता पर, बैटरी की अवशोषण धारा पर, बैटरी की अवशोषण शक्ति पर, बैटरी के अवशोषण ऊर्जा पर। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा बैटरी की अवशोषण शक्ति पर। बैटरी की अवशोषण शक्ति पर निर्भर करता है कि आपका कि ट्रांसफार्मर का आकार कैसा होगा। क्लियर है। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग में डीसी जरूरी होता है। निम्नलिखित किस अनुप्रयोग में डीसी जरूरी होता है, किस में, विद्युत भिन्नात्मक मोटर में, विद्युत घरेलू उपकरण में, मशीन सेपी मोटर में, प्रदीपन में। क्वेश्चन नंबर 47 करेक्ट आंसर विद्युत भिन्नात्मक मोटर में। ठीक है, आपको आवश्यक क्या होता है, डीसी की मतलब की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है कि श्रेणी बी यानी प्रवर्धक में, श्रेणी बी प्रवर्धक में निर्गत धारा प्रवाहित होती है, यानी श्रेणी बी एम्पलीफायर है उसमें जो आउटपुट धारा होगी वो क्या होगी, निविष्ट अर्ध चक्कर से कम समय के लिए, निविष्ट अर्ध चक्कर से अधिक समय के लिए, निविष्ट अर्ध चक्कर समय के लिए, निविष्ट पूर्ण चक्र समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर होगा कि जैसे जो प्रवर्धक बी है, ठीक है, तो सिर्फ इस आधे चक्कर के लिए। क्लियर है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आधे चक्कर के लिए ही हम लोग श्रेणी बी एम्पलीफायर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, अगला है कि कंप्लीमेंट्री सिमेट्री यानी पूरक सममिति श्रेणी बी प्रवर्धक के लिए आवश्यक है। तो कंप्लीमेंट्री सिमेट्री के लिए हमें क्या मतलब ज़रूरत है, श्रेणी बी प्रवर्धक अगर हमने इस्तेमाल किया है
तो 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर, 2 पीएनपी ट्रांजिस्टर, 1 एनपीएन और 1 पीएनपी, 2 एनपीएन और 2 पीएनपी। तो मुझे लगता है कि करेक्ट आंसर आपको पता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एएफ, ठीक है, प्रवर्धक में विरूपित निर्गत यानी डिस्टॉर्टेड आउटपुट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण संभावित हो सकता है। ठीक है, एएफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में जो आपका डिस्टॉर्टेड आउटपुट मिल रहा है, इसमें कौन सा कारण हो सकता है। खुला हुआ युग्मन संधारित्र, खुला हुआ ऑन ऑफ स्विच, अति उच्च निवेशी संकेत स्तर, खुला हुआ उपमार्ग संधारित्र। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी अति उच्च निवेशी संकेत स्तर। अति उच्च निवेशी संकेत स्तर। क्लियर है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लेकर, जो कि यूपीपीसीएल टीजी2 और यूपी आरबीएल टीजी2 के प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। थैंक यू।